अच्छा, सबसे पहले है जी एग्जाम्पल एज अ रेफरेंस इन पैराग्राफ। तो आपने इन चीज का ख्याल रखना है कि जो भी एग्जाम्पल अगर आप यूज कर रहे होंगे किसी भी पैराग्राफ में अपने आर्ग्यूमेंट को, अपने एजेंडा को बैक करने के लिए, अपने एजेंडा के अंदर वजन डालने के लिए, तो दैट शुड बी अ वेल नोन एंड वाइडली रिपोर्टेड ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग पैराग्राफ स्टांस। ठीक है, मतलब जो भी एग्जाम्पल होगी एक तो वेल नोन होनी चाहिए और वाइडली रिपोर्टेड होनी चाहिए। यानी कि ऐसी कोई एग्जाम्पल आप ना लिखें कि जो बहुत ज्यादा मशहूर भी ना हो, जो कि बहुत ज्यादा जगहों पर रिपोर्ट भी ना हुई हो, यानी कि जिसको कोई जानता भी ना हो। अब मसलन अगर आप कोई ऐसी एग्जांपल लिख दें मुल्तान शहर के हवाले से जिसके बारे में ना कभी न्यूज़पेपर्स में आया ना कभी किसी ने देखा, हाँ तो ऐसी एग्जांपल जैसे आगे हम उसमें देखेंगे भी सही, आपको सैंपल भी मैंने यूज किया है कि जिसको तकरीबन मतलब मोस्टली लोग जानते हो, या एटलीस्ट आप यूं इसको एज्यूम करें, आपका जो एग्जामिनर है, आपका जो पेपर चेक करने वाला है, कम से कम उसको पता तो हो ना कि एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, इस चीज का हमने ख्याल करना है। और इसमें भी यही होगा, यूज्ड रिलेटिवली नियर द स्टार्ट, मतलब या तो आप स्टार्टिंग जो आपका टॉपिक सेंटेंस होगा उसके बाद आप इसको यूज करेंगे, या आप पैराग्राफ एंड होने से पहले पहले आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, मतलब ये जाहिर सी बात है, इसलिए इसको हम पर्टिकुलरली ये नहीं कहते कि आपने दो सेंटेंसेस के बाद यूज करना है या तीन के बाद, क्योंकि ये नेचुरल सी बात है कि अगर जहां पे कहीं वो एग्जाम्पल रेलिवेंट आ रही होगी आपकी डिस्कशन में, आप वहीं उसको यूज करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ कंसिडरेशंस हैं, आपने ये देखना है कि एग्जाम्पल मस्ट बी रेलिवेंट। वो जो भी आप मिसाल दे रहे होंगे या एग्जाम्पल दे रहे होंगे वो रेलिवेंट होनी चाहिए, वाइडली नोन एंड पब्लिक। वो मतलब वाइडली नोन होनी चाहिए, यानी कि उसको मोस्टली लोग जो है ना उन उसके बारे में जानते हो। और उसके अलावा इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, और इसके अलावा एक और अहम बात कि पब्लिक होनी चाहिए। अब मकसद अगर आप कोई ऐसी एक माइन्यूट सी एग्जांपल दे दें जिसके बारे में मोस्टली लोगों को ना पता हो, तो जाहिर सी बात है वो एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा कि ये पता नहीं क्या एग्जांपल इन्होंने दे दी। नेक्स्ट प्लीज। नाउ जब आप प्रेसी लिखना स्टार्ट करते हो ना, तो मेक रफ ड्राफ्ट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपना रफ ड्राफ्ट जो है ना, वो अपने मेन पेज पे बनाती थी। लाइक इट वाजंट अ पार्ट ऑफ माय रफ वर्क। ऐसे नहीं होता था कि मैंने अपना रफ ड्राफ्ट पेपर की बैक साइड पे बनाया है और सिर्फ जो एक्चुअल प्रेसी है वो मैंने फ्रंट पे किया। मैं यूजुअली ये करती थी कि जब मेरे पास प्रेसी आ गई उसमें पॉइंट्स अंडरलाइन किए। ठीक है, उन पॉइंट्स को मैंने जो है ना पेपर की बैक साइड पे गई और वहां पे मैंने एक रफ ड्राफ्ट बनाया अपना। ठीक है, मैंने नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट किए, मैं मुझे पता है कि मेरे वन थर्ड कितने हैं। मैंने एक रफ ड्राफ्ट बनाया, फिर मैंने उस रफ ड्राफ्ट को काउंट किया। अगर वो मेरी प्रेसी की जो वर्ड काउंट है, लेट्स से जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया 180 वर्ड्स है, अगर फर्स्ट करो कि वो बन रहे हैं 200 वर्ड, तो मुझे पता है कि ये एटलीस्ट इसमें से मुझे अभी 15 लफ्ज अपने कम करने हैं। ठीक है, तो मैंने एक और ड्राफ्ट पीछे ही बनाया। ठीक है, पीछे ड्राफ्ट बनाया, उसमें मैंने कोशिश की कि मैं उसको जो है लिमिट करूं अपने वर्ड्स को, और मैं 185 180 से 185 के बीच में आ जाऊं। ठीक है, उसके बाद जो है ना मैं उस रफ ड्राफ्ट को मैं आगे लिखती थी। जैसे जहां पे मैंने प्रेसी सॉल्व करनी है ना, वो रफ ड्राफ्ट में उधर बनाती थी। Like the examiner should know without having to look at the end of my paper, या जो रफ वर्क जो एंड पेपर के 2-3 पेजेस पे आप अपना रफ वर्क करते हो, उसको पता होना चाहिए कि मैंने डायरेक्ट प्रेस ही नहीं लिखी, मैंने पहले रफ ड्राफ्ट बनाया। सबसे पहले मैं रफ ड्राफ्ट बनाती थी, उसका भी वर्ड काउंट प्रॉपर लिखती थी कि इतने वर्ड्स का था, इस तरह था, और फिर मैं उसको क्रॉस करती थी। ठीक है, यू हैव टू राइट रफ ड्राफ्ट ऑन टॉप। आपको आपने बहुत क्लियर वर्ड्स में लिखना है कि ये रफ ड्राफ्ट है और उसको क्रॉस कर देना है, और फिर आपने लिखना है कि माई प्रेसी। ठीक है, तो मेरे एटलीस्ट 2 से 3 ड्राफ्ट जो थे वो यूजुअली बनते थे, और मैंने अपने पेपर में भी ऐसे ही बनाए थे कि आई रिमेम्बर कि मैंने बैक साइड पे 2 ड्राफ्ट बनाए थे, और उसमें से भी जो मतलब थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशन करके तीसरा ड्राफ्ट मेरा बना था पेपर के फ्रंट पेज पे, मतलब जो मेरा एक्चुअल आंसर शीट थी जहां पे मैंने अपनी प्रेसी अटेम्प्ट करनी थी उसको मैंने क्रॉस किया। उसमें जो चेंजेस करने थे वो मैंने किए, और फिर मैंने अपनी फाइनल जो अपनी प्रेजेंट की थी। ठीक है, तो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू टू डू द सेम, बिकॉज बगैर रफ ड्राफ्ट के बनाए ना आप अपनी प्रेसी कभी भी बना ही नहीं सकते। ठीक है,
अच्छा, Amna, yes, I told you that it does not have to be exactly 1/3. आपने प्लस माइनस 5 का आपके पास रूम होता है, ठीक है, बट नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट. तो नॉट एग्जैक्टली 1/3, बट वेरी लिमिटेड, प्लस माइनस का एक स्कोप है कि +5 हो या -5 हो, इससे ज्यादा ना हो. अच्छा. ओके, नाउ आई गिवन यू अ लिटिल बिट ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल कि रफ ड्राफ्ट बनाने से तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हर ड्राफ्ट में ना आपको लगता है कि अच्छा, ये पिछले से बेहतर आपने अपनी प्रेस कर ली है. फिर जब तीसरे ड्राफ्ट तक आप पहुंचते हो तो आप काफी हद तक श्योर होते हो क्योंकि नाउ यू गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन. You haven't missed out anything important. You have not added any, unessentials in your pressy. तो ये जो चीजें हैं ना, आपको एक फाइनल, जब आप ड्राफ्ट अपना फाइनल प्रेसी लिखते हो ना, तो यू नो कि अच्छा, इस पे मेहनत हो चुकी थी यार, तो अब इसमें जो है ना, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इज वेरी लेस कंपैरेटिवली. तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस रफ ड्राफ्ट. ये काफी एक डिबेट रहती है कि जी रफ ड्राफ्ट आगे बनाना है कि नहीं बनाना. मैंने तो 2 दफा एग्जाम दिया है, दोनों दफा इट वाज वेरी सक्सेसफुल, आई स्कोर्ड रियली गुड मार्क्स, ठीक है. तो मैं तो आपको कहूंगी कि व्हाई नॉट. आप एग्जामिनर को क्यों नहीं दिखाओ कि आपने यार एक मेहनत किया, आपने उसको बस ऐसे ही एक प्रेसी के क्वेश्चन को इजी लेके नहीं शुरू हो गए कि अच्छा डायरेक्टली प्रेसी कर दिया और बस. और मैं तो रफ ड्राफ्ट में भी वर्ड काउंट लिखती थी कि ओरिजिनल पैसेज 1/3 वर्ड्स एंड माई प्रेसी का वर्ड काउंट कि उसमें मेरे कितने हैं, फिर उसको क्रॉस कर दिया. फिर जब आप ओरिजिनल कर फील्ड पर भी डिपेंड करता है. बट अगर सीएस एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो हम पीपल जो है ना बहुत ज्यादा यूज करेंगे. आप जैसे ही आगे लिखना शुरू करोगे ना, पीपल 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 लिखना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, अब ये क्या है, कलेक्टिव. ठीक है, अब आपने जब इसको लिखना होता है, आप इसको फॉर एग्जाम्पल आपने इसको कन्वर्ट करना है इन प्लूरल, तो आप पीपल्स नहीं करोगे, मतलब इसके साथ एस नहीं लगाओगे. पीपल जो है खुद ही एज अ प्लूरल ट्रीट होगा. पीपल के साथ आप आर लगाओगे, ना के आप उसी को ही उसमें कन्वर्ट कर दो, किसमें, एस में कन्वर्ट कर दो, मतलब उसको आप किसमें कन्वर्ट कर दो, प्लूरल में कन्वर्ट कर दो. ठीक है, तो पीपल्स पे इस तरह का वर्ड नहीं होता, पीपल वर्ड होता. ठीक है, और उसके साथ आप प्लूरल के फॉर्म में उसको लेकर जाओगे. अच्छा, फिर उसके बाद जो है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ नाउन्स होते हैं, इसी को मैं थोड़ा सा दोबारा से बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं. तो इसमें अच्छा क्या है कि कुछ जो है वो नाउन्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, और वो जो है फॉर्म ऑफ प्लूरल होते हैं. ठीक है, लेकिन सॉरी, फॉर्म ऑफ सिंगुलर होते हैं, लेकिन हम उनको किस तरह से डील कर रहे होते हैं, प्लूरल की फॉर्म में उनको डील कर रहे होते हैं. और उसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, पोल्ट्री, वॉमेन, पीपल, कैटल, जेंटल. ठीक है, अब ये वही जो चीजें हैं, ऑल्दो के हमें ये, अब पीपल है, सिंग मतलब फील होता है, सेंस आती है कि पीपल है, एस एस तो नहीं लगा हुआ, या वी एस तो नहीं लगा हुआ, तो हमें लगता है कि ओके ये होगा मतलब सिंगुलर, तो हम इसको एज ए सिंगुलर ट्रीट करेंगे. तो आप इसको प्लूरल ट्रीट करोगे. जेंट्री अगर है, मतलब कहीं यूज कर रहे हो, तो जेंट्री इज नहीं होगी, आर होगा, या वर होगा, या हैव होगा. ठीक है, तो मतलब ये वाली चीज है. अब जैसे कैटल जो है इज नहीं होती, कैटल आर. ठीक है, अब इसी तरह से वर्णन जो है वो इज नहीं होगा, वर्णन आर होगा. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका हमें आइडिया होना चाहिए कि ये वाले जो वर्ड्स हैं इनको हम सिंगुलर कर रहे हैं या इनको हम प्लूरल कर रहे हैं. ठीक है जी, ये वाली चीज आई थिंक आपको समझ आ गई होगी. अच्छा, फिर उसके बाद जो एक नाउन होता है, ठीक है, और उसके साथ बाजुकात हम एस लगाते हैं, और हम उसके साथ ई एस भी लगा देते हैं. ठीक है, अब नाउन को जब आपने कन्वर्ट किया प्लूरल की फॉर्म में, आप उसके साथ एस भी लगा सकते हो, ई एस भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, अगर आप एस लगाओगे तो उसका मीनिंग कुछ और होगा, अगर आप ई एस लगाओगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा. और जैसे ही ये मीनिंग चेंज होते हैं, मतलब एस के साथ उसका मीनिंग कुछ और होता है, और ई एस के साथ अगर उसका मीनिंग कुछ और होता है,
तो आप उसको सेंस वाइज देख रहे होते हो कि ये करेक्ट फॉर्म, मतलब इसी फॉर्म में ये इस सेंटेंस में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल CLOTHS, क्लोथ्स। अब क्लोथ इटसेल्फ जो है वो जहाँ पे एस लगाया हुआ है आपने, वो क्या है, पीसेस ऑफ काइंड ऑफ क्लोथ के, मतलब डिफरेंट जो पीसेस पड़े होते हैं ना डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ की, वो है इसका मीनिंग ये है। अब जब वो इसको सेंटेंस में यूज करेगा तो वो हो सकता है उसको ES की फॉर्म में यूज करना चाह रहा हो, कि मतलब आर्टिकल्स ऑफ क्लोथ जहां पर आना शुरू हो जाते हैं कि डिफरेंट जो आर्टिकल्स मतलब उसकी फॉर्म में होंगे, अगर वो उसको आर्टिकल की फॉर्म में डील कर रहा है और उसने सिर्फ एस लगाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, गलती यही है कि आपने ES इसके साथ लगाना था ना, फिर आपने सिर्फ एस लगाना था। ऑटोमन ईरा से स्टार्ट करते हैं जी। लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में जायोनिज्म इमर्ज होती है। मैंने ये आपको बताया भी है कि 1886 के अंदर इनका गालबन फ्लैग बन चुका था बरतानिया के अंदर। तो ये 1800 कुछ की बात है, यानी लेट 1850s के बाद को हम 19th लेट सेंचुरी, 19th सेंचुरी का मतलब होता है 1800 से लेकर 1900 तक का टाइम। तो 19th सेंचुरी में जायोनिज्म, या जिसको हम सहयूनियत कहते हैं, जो बिल्कुल एक्सट्रीम ज्यूज हैं, बिल्कुल जो है ना वो आज़ादी डिक्लेयर करते हैं अपनी, और पैलेस्टाइन को जो है ना वो अपनी जमीन डिक्लेयर करते हैं, और दुनिया के अंदर कहते हैं कि सिर्फ हमें ही रहने का हक है और किसी को हक नहीं है। ये तकरीबन उस तरह की आइडियोलॉजी वाले लोग हैं। ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं ज़ायोनिज्म क्या है। तो ये बेसिकली ज्यूश होमलैंड क्लेम के लिए अपनी जो है ना मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं। कब? लेट 19th सेंचुरी में। फिर 1917 से पहले क्या है? 1917 से पहले जो ये रीजन है ना, ये जिसको हम पीछे मैप्स में डिस्कस कर रहे हैं, दैट ऑल रीजन वाज कंट्रोल्ड बाय ऑटोमन रूलर्स। खिलाफत उस्मानिया के जो हुक्मरान थे उनके पास था, यानी अरबों के पास था। अंडर द ऑटोमन रूल विद अरब जो है ना, उसके अंदर नहीं, अरबों के पास नहीं था, ऑटोमन रूल था। ये टर्किश ओरिजिन इनकी ज्यादा रिलेट होती है, ज्यादा उससे इनका ताल्लुक बनता है, उनकी लेगेसी में से है। तो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस भी यहाँ पर रह रहे थे, और ज्यूश की माइनॉरिटी भी ऑलरेडी यहाँ पर रह रही थी। प्री 1917 की बात है। अब दो दूसरे, आप उसके ऊपर दूसरे टैग पर आ जाए, ब्रिटिश मैंडेट पर। अच्छा, ब्रिटिश मैंडेट में हम 1917 बाल्फोर डिक्लेरेशन की बात करेंगे। ब्रिटेन बेसिकली क्या करता है, जो यहूदियों के लिए एक नया होमलैंड जो है ना, वो क्या करता है, उसको सपोर्ट करने लग जाता है। आप देख रहे हैं पीछे ज़ायोनिज्म की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1800 कुछ में, 1850 के 1850 के बाद। अब जो है ना 1917 के करीब जो है ना ये क्या हो रहा है, उधर से ऑटोमन एम्पायर भी गिर गई, और इधर से जो है ना ये ब्रिटानिया जो है ये यहूदियों के लिए एक सेपरेट होमलैंड सपोर्ट करता है। इससे पहले ये दुनिया के अंदर बिखरे हुए थे। आपको पता है कुरान मजीद अगर आप पढ़ें तो इनको अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ सजाएं दी हैं। तो उसमें से ये एक सजा थी कि ये दुनिया के अंदर बिल्कुल परागंदा थे, बिखरे हुए थे, डिस्पर्स थे। अच्छा, तो फिर जब ये बरतानिया बाल्फोर डिक्लेरेशन के साथ ये सपोर्ट करता है ना ज्यूश होमलैंड की, तो फिर ये एक पीरियड शुरू हो जाता है वायलेंस का। ठीक है, वायलेंस किसके अगेंस्ट? अवाम जो है वहाँ के अरब और मुस्लिम कम्युनिटी और ये सारे क्या करते हैं, रिवॉल्ट कर देते हैं, बगावत करते हैं, या एजिटेशन शुरू कर देते हैं ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। अब देखिए, अब यहाँ पर ब्रिटिश रूल आ चुका है ना, ऑटोमन एम्पायर तो गिर गई है, तो ब्रिटिश रूल और ज्यूश, अब ज्यूश इमाइग्रेंट्स जो है ना वो वहां पर आना शुरू हो गए थे, तो उनके खिलाफ अरब्स ने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। अब ये कॉन्फ्लिक्ट, ये टसल चलता रहा टिल 1947, 1947 तक ये कॉन्फ्लिक्ट, ये टसल जो है ना वो इनके दरमियान चलती रही है। 1947 में जो है ना यूएन ने एक पार्टीशन प्लान दिया। उसने कहा कि जी पैलेस्टाइन को डिवाइड करो, जिसके अंदर एक अरब स्टेट हो और एक ज्यूइश स्टेट हो, यहूदियों के लिए एक रियासत हो जाए और एक अरबों की रियासत हो जाए। ठीक है, तो इसको ग्रीन, परहैप्स इसके लिए उन्होंने टर्म यूज की थी, ग्रीन लाइन बॉर्डर क्रॉसिंग। कुछ इस तरह से था, ग्रीन लाइन बॉर्डर या कुछ इस तरह का था। ये आप थोड़ा सा रीड करेंगे तो मैप भी इसका प्रॉपर अवेलेबल है। तो उसने प्रॉपर पार्टीशन का प्लान, जो पार्टीशन प्लान दिया था ना, उसका मैप भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा। यहाँ पर अब स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो
यूएन ने पार्टीशन प्लान दे दिया कि भाई एक अरब मुल्क बन जाए इसी पैलेस्टाइन को तोड़ के, और एक जो है ना वो ज्यूश होमलैंड बन जाए, जो ज्यूश का कंट्री बन जाए। तो इसके नतीजे में 1948 के अंदर, अब आप थर्ड उस पे आ जाए टैग पर, तो आप देखेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसराइल हो जाती है 1948 के अंदर, ठीक है। और साथ ही फिर अरब इसराइल जंग शुरू हो जाती है। ठीक है। तो अच्छा, इसमें अगर आप देखते हो तो टोटल टैक्स रेवेन्यू आपके 7.26 ट्रिलियन, मतलब वो 7,000, ये जो अभी हमने पढ़ा है 7,262 बिलियन रुपीज में चला गया है। ट्रिलियन में 7.26 ट्रिलियन हो गया है, जो कि आपका इंक्रीज कितना हुआ है, 29.3%। और नॉन टैक्स रेवेन्यूज जो आपने इकट्ठे किए वो आपने 2.52 ट्रिलियन, जो कि आपके 90.7% के, मतलब इसमें इतना इंक्रीमेंट आया है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो है मनी डेप्रिसिएशन या मनी एक्सचेंज रेट के साथ जब आप देख रहे होते हो, तो आपकी मनी डेप्रिसिएशन जो है ना वो तकरीबन चेंज हो रही होती है। तो जो है इसको आप इसमें देखोगे और उसी में ही आप ऐड इन कर लोगे। ठीक है। उसके अलावा जब हम इन्फ्लेशन देखते हैं तो इन्फ्लेशन फूड फूड की भी होती है और नॉन फूड जो गुड्स आ रही होती हैं उनकी भी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप इन्फ्लेशन का रेट देखते हो, फिजिकल ईयर 2024 में आपकी 24.2% इन्फ्लेशन रेट रहा है, और 2023 में जो कि था 37.3%। अगर देखा जाए तो कम हुआ है, बट स्टिल 24% इज मतलब फिगर के जो है आपकी, अगर इतनी ज्यादा और वो भी सिर्फ फूड में, के जो आपकी, देखो आप आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं उसमें फूड तो पहले नंबर पे आ जाती है ना, कि आपको खाना तो चाहिए, आपके सर्वाइवल को अगर आपने मेंटेन करना है तो आपको वो चीज चाहिए। तो अब यहाँ पर जो सर्वाइवल वाली जो चीज आ जाती है, अगर वो पुअर पर्सन है, ठीक है, और जो पॉवर्टी में या एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रह रहा है, तो उसके लिए देखें कि क्या सिचुएशन होगी, उसका तो सर्वाइवल उसके उस पे है। बाकी जो मिडिल क्लास है या जो अपर मिडिल क्लास है, इलीट के लिए तो खैर ये मसला ही नहीं होता। मसला तो फिर भी होता है कि अगर इन्फ्लेशन आपकी बढ़ती है, बट स्टिल इतना ज्यादा मसला नहीं होता मिडिल क्लास के लिए, और फिर पुअर के लिए तो ये बहुत बड़ा मसला होता है। तो ये वाली जो चीज है वो आपकी ये शो करवा रही है कि आपने इस पर और ज्यादा काम करना है, कि आपकी फूड की जो है ना वो कम हो सके। दूसरा, अगर नॉन फूड की देखा जाए तो वो 25.7% 2024 में है, और 20.3% फिजिकल ईयर 2023 में रही थी, कि मतलब आपकी नॉन फूड की जो इन्फ्लेशन रेट है वो और ज्यादा ऊपर की तरफ गया है। अगर इस्लाम के सियासी निज़ाम की अगर हम बात करें तो इट्स बेसिकली डिवाइन गाइडेंस फॉर बेटरमेंट ऑफ मैन काइंड, इंसान की इज्तिमाई फलाह का एक खुदाई निज़ाम है। यानी कि अल्टीमेटली इसके अंदर जो भी बातें आ रही होगी वो कहीं ना कहीं से अल्लाह की तरफ से, कहीं ना कहीं से डिवाइन उससे विजडम से जो है ना वो थ्रू प्रॉफिट्स जो है ना वो हम तक ये बातें पहुंच रही होंगी। यानी कि अल्टीमेटली जो एसेंस है वो वहां से है। डिफरेंट प्रॉफिट्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रूलरशिप जो पहले रही, मोनार्की, डायनेस्टिक, डिफरेंट डिफरेंट तरह से रही, इसकी भी कुछ आयात के रेफरेंस मैंने आपके सामने बता दिए। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, या जो इस्लाम का एक बाकायदा जिसको हम कह सकते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की कि हम इस्लाम को एक एज अ दीन क्यों लेते हैं, क्योंकि इस्लाम के एज अ दीन लेने में यह है कि इस्लाम के अंदर प्रॉपर हर चीज का सिस्टम दिया हुआ है। चाहे वो सिर्फ स्पिरिचुअल उसके साथ डील नहीं करता, बाकी मज़ाहिब मोस्टली स्पिरिचुअल चीजों के साथ ही उनका लिंक होता है, वो स्पिरिचुअल चीजों के साथ ही ज्यादा डील कर रहे होते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इस्लाम, इस्लाम में मीशत का भी निज़ाम है, सियासत का भी निज़ाम है, ये सारा चीजें। टेरिटोरियल नेशनलिज्म, इस्लाम और वतन परस्ती, ठीक है, इसमें जैसे इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है जो पहन इसका है, वो मजहब का कफन है, ठीक है। तो एक जो इस्लाम के उसके अंदर जो निज़ाम है, सियासी निज़ाम है, उसमें एक टेरिटोरियल जो है वो उसके अंदर वतन परस्ती और नेशनलिज्म की भी बात आती है। मैन इज नॉट सॉवरन इन दिस वर्ल्ड अनब्रिडल्ड, इंसान इस दुनिया में मुतलकुल अनान नहीं है, यानी कि असल सॉवरन अल्लाह की ज़ात है, असल खुदाई, असल सोवरेनिटी अल्लाह को ही है।
तो अल्टीमेटली इन सारी चीजों को सामने रखते हुए जो इस्लाम का सियासी निज़ाम जो है वो तश्कील हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर ये चीज होगी कि इस्लाम जो इंसान है वो बतौर एक नायब, बतौर एक खलीफा के ऑपरेट कर रहा है इस दुनिया के अंदर, ठीक है। अल्टीमेटली सोवरेनिटी दैट रेस्ट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब उससे पहले भी हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, बहुत सादा अल्फाज में बता रही हूँ। एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू एनी वर्क, किसी चीज की काम करने की कुव्वत जो है ना, हम उसे कहते हैं वो उसकी क्या है, एनर्जी है, ठीक है ना। अ बॉडी हैज एनर्जी if it has ability to do any work. Now we have the question, what are different forms of energies? So the first one is kinetic energy. Energy of body due to its motion is called kinetic energy. अगर एक body move कर रही है ना, तो उस पे जो energy store होगी, हम उस energy को कहेंगे वो kinetic energy है। Again I am telling you the energy stored in a body due to its motion. अगर एक बॉडी मूव कर रही है और उसमें जो एनर्जी स्टोर है, हम उस एनर्जी से कहेंगे वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। वी हैव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, K डॉट E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यानी 1/2 mv स्क्वायर। mv आप लोग स्मॉल ही यूज करोगे और v भी स्मॉल यूज करोगे। mv स्क्वायर फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। बहुत सी एग्जांपल हैं। अगर एक आप बॉल फेंकते हो तो उस बॉल की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। एक कार मूव कर रही है तो उस कार की एनर्जी, आपके पास काइनेटिक एनर्जी, आप एग्जांपल कोट कर सकते हो। नाउ वी हैव पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है ना। वो एनर्जी जो किसी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से स्टोर होती है ना, हम उससे कहते हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। आप एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखते तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो उसके अंदर जो एनर्जी सेव होगी, मैं उसे कहूंगी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। बहुत सी एग्जांपल्स हैं। आप एक बॉल को हाथ में पकड़ते हो और फेंकते हो ऊपर, ठीक है ना, तो वो जब ऊपर जाएगी ना, फॉर नैनो सेकेंड, बहुत फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम वो रुकेगी वहां जाकर, फिर वापस आएगी नीचे, तो उस जगह पे उसकी जो एनर्जी होगी, मैं कहूंगी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। So again, I am repeating, the energy of body due to its position is called potential energy. Potential energy has formula P dot E is equal to mgh, ठीक है ना। m भी small, g भी small आपका, और h भी आपका small आएगा। P dot E is equal to mgh, where m is the mass, ठीक है, and g is called gravitational acceleration, and h is height of body. इसके अलावा भी एनर्जी की फॉर्म्स है। अब आपका सवाल फॉर्म ऑफ एनर्जी पे जर्नल ही आएगा, ठीक है ना। एनर्जी की डेफिनेशन पूछ लेंगे और आपसे डिफरेंट फॉर्म्स पूछ लेंगे। नाउ वी हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज। इनमें हमारे पास आ जाती हैं थर्मल एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू मूविंग पार्टिकल, हीट, ठीक है ना, हीट एनर्जी जो होती है। फिर हमारे पास आ जाती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी है। और फिर हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इफ चार्ज आर मूविंग द बॉडी, अगर चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, चाहे वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, कन्वेंशनल करंट है, उसमें जो एनर्जी स्टोर है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। फिर हमारे पास आ जाती है मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी वो है एनर्जी काजिंग पुश एंड पुल, ठीक है ना। ये आपके नॉर्थ और साउथ पोल, मैग्नेट के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, हम उसे कहते हैं हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी है। वी हैव केमिकल एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस, चाहे भी वो बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हो, आपकी ह्यूमन बॉडी में आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। So the energy possessed due to chemical reactions is called chemical energy. We have elastic energy, the energy stored in a stress spring, ठीक है ना। स्प्रिंग किसी भी चीज में, लेकिन स्पेशली हम एक स्प्रिंग की बात करते हैं, किसी भी स्ट्रेच बॉडी में जो एनर्जी स्टोर है, हम उसे कहते हैं इलास्टिक है। इलास्टिसिटी बॉडी की ना लिमिट को कहते हैं जहां तक हम उस बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि स्प्रिंग हो गया, इसके अलावा आपके पास रबर हो गया, हर वो चीज जिसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं।
तो जब तक वो चीज स्ट्रेच होती है ना, उसके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर होती है, हमसे कहेंगे वो उसकी इलास्टिक एनर्जी है, और उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे वो उसकी इलास्टिसिटी है, ठीक है। और इलास्टिक लिमिट कहते हैं कि हम किस हद तक उस चीज को स्ट्रेच कर सकते हैं। देयर कम्स अ टाइम कि आप रबर को ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है ना, तो वहां तक उसकी इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाएगी। सो इलास्टिक लिमिट इज बेसिकली द लिमिट विद इन विच वी कैन स्ट्रेच एनीथिंग, ठीक है ना, जहां तक हम उस पर फोर्स लगा सकते हैं वो टूटे भी ना, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन रख सके। वी हैव न्यूक्लियर एनर्जी produced due to fusion and fission reaction। आप लोग के न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वी हैव ग्रेविटेशनल एनर्जी अर्थ सरफेस पे, और ड्यू टू ग्रेविटी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वी कॉल्ड ग्रेविटेशनल एनर्जी। फिर हमारे पास दो और तरह की एनर्जीज की टाइप आती है। साउंड एनर्जी जो हमारे पास साउंड वेव्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है, एंड वी हैव लाइट एनर्जी व्हिच ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। तो वो एनर्जी जो लाइट की वजह से प्रोड्यूस होती है वी कॉल सच फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइट एनर्जी। सो दीज आर द बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जीज जो आपने करनी है तैयार, ठीक है। छोटी छोटी डेफिनेशंस करनी, क्योंकि जनरल क्वेश्चन आएगा आपसे एक कोई पर्टिकुलरली नहीं पूछने लगा, और अगर पूछा भी तो आपसे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पूछ लेंगे। सो इसमें पहले आपने एनर्जी को मेंशन करना है, फिर आपने फ्लो चार्ट बनाना है, फिर आपने काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है, यू आर सपोज्ड टू राइट द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूले लिखेंगे आप इनके,